जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित क्रॉनिकल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों 5 जनवरी यानी शुक्रवार के दिन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की 4 संपत्तियों की नीलामी हो रही है। ये वो संपत्तियां हैं जो कि सफेमा कानून के तहत, यानी कि उस कानून के तहत जो स्मगलिंग को रोकने के लिए बनाया गया है, तस्करी को रोकने के लिए बनाया गया है, उस कानून के तहत जिन संपत्तियों को जब्त किया था भारत सरकार ने, उसको नीलाम किया जा रहा है। ऐसी नीलामी में कुछ लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कुछ लोग इस मकसद से शामिल होते हैं कि वो अपने आप को देशभक्त बताना चाहते हैं। कुछ इसलिए शामिल होते हैं क्योंकि वो ये लोगों को जताना चाहते हैं कि उन्हें दाऊद के नाम का खौफ नहीं है। और कुछ लोग पब्लिसिटी के लिए भी शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे नीलामियों पर, इस तरह की नीलामियों पर तमाम राष्ट्रीय चैनलों की भी नजर होती है, अखबारों की नजर होती है, उसका कवरेज बड़ा होता है, तो पब्लिसिटी भी खूब मिलती है। लेकिन आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो इस नीलामी से जुड़ी नहीं है। वो इस बात से जुड़ी नहीं है कि कितनी संपत्तियां इस नीलामी में बिकी या कौन बोली लगाने के लिए आया। आज की कहानी उन लोगों से जुड़ी है जिन्होंने अब से 24-25 साल पहले दाऊद की संपत्तियों पर बोली लगाने की हिम्मत की थी, जब कोई भी दाऊद के डर के मारे नीलामी में शामिल नहीं होता था। तो उस वक्त जिन लोगों ने बोली लगाई थी और नीलामी जीती थी, उनका आगे चलकर क्या हुआ, उनका आगे हश्र क्या हुआ, उनका आगे हाल क्या हुआ, तो ये मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। जहां तक मुझे याद है, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों की नीलामी सबसे पहले साल 2000 में हुई थी, दिसंबर 2000 में। उन दिनों मैं आज तक में काम करता था। आज तक का मैं क्राइम रिपोर्टर था और आज तक तब तक एक न्यूज चैनल में, 24 घंटे के न्यूज चैनल में उसकी शुरुआत नहीं हुई थी न्यूज चैनल के तौर पर, और दूरदर्शन पर एक 20 मिनट के कैप्सूल के तौर पर आज तक दिखाया जाता था। तो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक दिन अखबार में एक विज्ञापन देखा और चौंक गया। उसमें इनकम टैक्स विभाग की ओर से विज्ञापन दिया गया था कि DI कास्कर, यानी कि दाऊद इब्राहिम कास्कर की 11 संपत्तियां लिस्ट की गई थी और ये कहा गया था कि डिप्लोमेट होटल में उनकी नीलामी होने वाली है। डिप्लोमेट होटल दक्षिण मुंबई के कुलाबा इलाके में है, ताजमहल होटल के ठीक पीछे वाली गली में है ये होटल, और वहां पर नीलामी की जाने वाली थी एक शाम को। तो एक बहुत बड़ी बात थी कि दाऊद की संपत्ति को जब्त करके इनकम टैक्स विभाग उसको नीलाम कर रहा था। तो ये जानने की उत्सुकता थी कि आखिर बोली लगाने आता कौन है दाऊद की संपत्ति पर। तो उस नीलामी के कवरेज के लिए मैं वहां पर गया और करीब 2-2.5 घंटे तक वहां पर इनकम टैक्स के अधिकारी बैठे रहे, नीलामी से जुड़े कर्मचारी बैठे रहे, जिस एजेंसी को नीलामी की जिम्मेदारी दी गई थी उसके लोग वहां पर थे, लेकिन सब हाथ मलते रहे, कोई भी नहीं आया। हॉल पूरा खाली पड़ा था, एक आदमी भी नहीं आया। इसके बाद मैंने आज तक के लिए स्टोरी फाइल की कि दाऊद भले ही मीलों दूर कराची में बैठा हो, लेकिन उसके खौफ का दबदबा अब भी मुंबई शहर में देखा जा सकता है। और शायद यही वजह थी, दाऊद का यही खौफ था कि कौड़ियों के दाम पर कमर्शियल इलाके में संपत्ति मिल रही थी, लेकिन कोई भी उसका खरीदार नहीं था, किसी में भी बोली लगाने की हिम्मत नहीं थी, और इनकम टैक्स अधिकारी वैसे ही खाली लौट गए। जब मैंने ये खबर टीवी पर दिखाई तो उसके बाद दिल्ली से मुझे एक वकील का फोन आया। इन वकील का नाम है अजय श्रीवास्तव, और ना केवल ये वकील हैं बल्कि ये शिवसेना से भी उस वक्त जुड़े हुए थे और ये खबरों में छाए हुए थे उस वक्त जब इन्होंने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम की पिच खोद डाली थी। उस दौरान शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भारत की जमीन पर क्रिकेट नहीं खेलने देंगे, और उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप पहले मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम की पिच खोदी गई थी और वहां दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान के स्टेडियम की पिच खोद डाली गई, और यही अजय श्रीवास्तव थे जिन्होंने ये काम किया था। तो अजय श्रीवास्तव ने मुझे फोन किया और बोला कि आप ये ऐसे कैसे कह रहे हैं कि दाऊद का खौफ अभी भी चलता है और इसी वजह से कोई बोली लगाने नहीं आया। मैं बोली लगाऊंगा, आप मुझे बताइए अगली बार कब नीलामी होती है, मैं आऊंगा बोली लगाने के लिए, मैं दाऊद की संपत्ति खरीदूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो अगली नीलामी, चूंकि पहली नीलामी में कोई भी संपत्ति बिकी नहीं थी, तो जल्द ही दूसरी नीलामी भी रखी गई मार्च 2001 में। तो मैंने उनको इत्तला किया अजय श्रीवास्तव को कि देखिए फिर से नीलामी रखी गई है उसी डिप्लोमेट होटल में। तो अजय श्रीवास्तव वाकई में दिल्ली से पहुंच गए मुंबई
और एकमात्र अकेले शख्स थे होटल डिप्लोमेट में जो बोली लगाने के लिए पहुंचे थे। और वहां पर उन्होंने दाऊद की 2 संपत्तियों पर बोली लगाई। नागपाड़ा इलाके में 2 इंडस्ट्रियल गाले हैं, 2 दुकानें हैं, उस पर अजय श्रीवास्तव ने बोली लगाई और जीत गए। उन्होंने पैसा भी भर दिया। अब चूंकि वो संपत्ति के एक तरह से मालिक थे तो मुआयना करने भी जाना था, संपत्ति देखने भी जानी थी। और ये जो संपत्ति है जयराज भाई लेन नागपाड़ा में है। इस गली में संपत्ति काफी सकरी सी गली है और जो दाऊद का गढ़ माना जाता है, जो नागपाड़ा इलाका, वहीं पर है ये। दाऊद जिस पाकमोड़िया स्ट्रीट में रहता था 1986 में भागने से पहले, वो पास ही में है। छोटा शकील का घर टेमकर मोहल्ले में, वो पास में ही है। दाऊद की बहन हसीना पारकर वो भी इन्हीं दुकानों के पास में रहती थी, गॉर्डन हॉल अपार्टमेंट में। तो फिर अजय श्रीवास्तव पहुंचे नागपाड़ा पुलिस थाने, वहां से उन्होंने पुलिस सुरक्षा ली और फिर पहुंच गए उन दोनों गालों को देखने के लिए। और जब वो मुआयना कर रहे थे तो अचानक ही वहां पर एक बड़ी भीड़ जमा हो गई और बड़े ही आक्रामक तरीके से सवाल करने लग गई अजय श्रीवास्तव से। अजय श्रीवास्तव घबरा गए। एक तो वैसे ही वो संवेदनशील इलाका था, उसमें अचानक ऐसी भीड़ आ गई और उनसे रफ तरीके से बात कर रही थी। तुरंत वे वहां से निकल गए। अच्छा, वो आखिरी बार था जब उन्होंने अपनी इस संपत्ति को देखा, यानी दाऊद की जिस संपत्ति पर बोली लगाकर उन्होंने हासिल किया था, वो आखिरी बार उन्होंने बीते 24 सालों में देखा है। और बीते 24 सालों से आज तक वो संघर्ष कर रहे हैं उन दोनों दुकानों का कब्जा हासिल करने के लिए। उन दोनों दुकानों की कस्टडी दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के पास थी। अजय श्रीवास्तव ने लघुवाद न्यायालय स्मॉल कॉजेस कोर्ट में मुकदमा किया संपत्ति पर कब्जा हासिल करने के लिए। पहले तो शुरुआत में तारीख पर तारीख पड़ती गई और हसीना पारकर की तरफ से कोई नहीं आया। फिर जब जज की ओर से यह कहा गया कि अगर कोई आया नहीं तो एक्स पार्टी ऑर्डर दे दूंगा, यानी कि एक तरफा बिना दूसरे पक्ष को सुने ऑर्डर दे दूंगा अगर कोई नहीं आएगा तो। उसके बाद से हसीना पारकर के वकील आने लग गए। मामला कई सालों तक चला और 10 साल बाद यानी कि 2011 में अदालत ने फैसला सुनाया अजय श्रीवास्तव के पक्ष में और कहा कि अजय श्रीवास्तव को कब्जा दिया जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी कब्जा नहीं मिला। हसीना पारकर ने ऊपरी अदालत में उस फैसले को चैलेंज कर दिया। लेकिन इस बीच साल 2014 में, जुलाई 2014 में हार्ट अटैक से हसीना पारकर की मृत्यु हो गई। अब इसके बाद उसके बच्चे इसको परस्यू करने लगे और आज तक अजय श्रीवास्तव कोर्ट के धक्के खा रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं उस प्रॉपर्टी पर कब्जा हासिल करने के लिए। इस बीच में उनको डी कंपनी की तरफ से धमकियां भी आई, उनके साथ बदतमीजी भी की गई और फिर उनको पुलिस सुरक्षा भी मुहैया कराई गई। दिल्ली में कई सालों तक वो दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में रहे। अच्छा, ये जो फैसला था दाऊद की संपत्ति पर बोली लगाने का, ये उनका अपना फैसला था, शिवसेना का फैसला नहीं था। शिवसेना ने उनको समर्थन नहीं दिया था, ये उनका अपना फैसला था। आगे चल के अजय श्रीवास्तव ने शिवसेना छोड़ भी दी। लेकिन एक बार इनको झटका लगा, इसके बावजूद साल 2020 में, नवंबर 2020 में फिर से दाऊद की संपत्तियों की नीलामी हुई थी और इस बार दाऊद की एक बड़ी संपत्ति की नीलामी हुई और इस संपत्ति के साथ दाऊद की नाक का सवाल जुड़ा हुआ था, क्योंकि इन संपत्तियों की लिस्ट में एक संपत्ति थी रत्नागिरी के मुमके गांव की हवेली की। यह दाऊद परिवार की पुश्तैनी हवेली थी। इसी हवेली में दाऊद का जन्म हुआ था और यह भी नीलामी के लिए रखी गई थी। अजय श्रीवास्तव ने उस पर भी बोली लगाई। हालांकि पहली संपत्ति का याद रखिए, पहली संपत्ति पर कब्जा हासिल नहीं हुआ था, लेकिन इस दूसरी संपत्ति पर भी उन्होंने बोली लगा दी और जीत गए। लेकिन इसका भी आज तक 4 साल होने को आया है, कब्जा उन्हें नहीं मिल पाया। इस बार अड़ंगा डी कंपनी की तरफ से नहीं लगा, बल्कि इस बार जिस विभाग ने नीलामी करवाई, सरकार ने जिस विभाग को जिम्मेदारी दी थी सफेमा कानून की प्रॉपर्टियों को नीलामी में डिस्पोज ऑफ करने की, उसकी गलती से हुआ। ये जो कागजात थे उनमें जो सर्वे नंबर वगैरह थे वो सब गलत दर्ज हुए थे और इसकी वजह से अजय श्रीवास्तव के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर ही नहीं हो पा रही है। अजय श्रीवास्तव ने ऐलान किया था कि इस संपत्ति पर वो एक सनातन धर्म की पाठशाला बनाएंगे, लेकिन पाठशाला कब बनाएंगे? जब कब्जा हासिल होगा, जब संपत्ति उनके नाम पर होगी। आज तक नहीं हुई है। तो ये तो अजय श्रीवास्तव की कहानी थी। एक और कहानी है
जैन बंधुओं की। साल 2001 में ही जब मार्च में अजय श्रीवास्तव ने संपत्ति खरीदी और जब उनका नाम हर जगह हो गया, अखबारों में, टीवी चैनलों में जब वो छा गए, तो फिर अगली जो नीलामी हुई उसमें और लोग आए। दिल्ली के ही एक कारोबारी हैं पीयूष जैन और उनके भाई हेमंत जैन, इन दोनों ने अगली नीलामी में बोली लगाई और जीत गए। तारदेव इलाके में एक उमेरा इंजीनियरिंग वर्क्स नाम की दुकान है। 144 वर्ग फुट की ये दुकान है, उसको इन्होंने जीत लिया। लेकिन 24 साल से ये भी चक्कर काट रहे हैं, इनको भी आज तक संपत्ति का कब्जा नहीं मिला है। 20 सितंबर 2001 को एक प्रॉपर्टी मैंने उमेरा इंजीनियरिंग वर्कशॉप आयकर विभाग से खरीदी है। लेकिन आयकर विभाग का रवैया प्रॉपर्टी सेल करने के बाद, ऑक्शन में देने के बाद बिल्कुल रूखा हो जाता है। आपको वहां किसी तरह का कोई भी सेटिस्फेक्शन वाला जवाब नहीं मिलता है। आप लोग अगर जाते हैं या इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो इनसे दो बातों का जरूर विशेष ध्यान रखें कि इस प्रॉपर्टी को, खरीदी गई प्रॉपर्टी के ऊपर वो कब्जा कितने दिन में दिलाएंगे, रजिस्ट्रार ऑफिस में कितने दिन में इसको रजिस्टर्ड कराएंगे। हम लोगों का 23 साल गुजरने के बाद भी इस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन उन्होंने निगम में नहीं कराया है, रजिस्ट्रार ऑफिस में नहीं कराया है, लैंड अधिकारी के यहाँ रिटर्न में नहीं दिया है। इसलिए ये सरकार का हर साल का ड्रामा है। हर 2-4 साल बाद में कोई ना कोई थोड़ी नीलामी निकालते हैं। तो ये दो किस्से हैं जो बताते हैं कि दाऊद की संपत्ति पर बोली लगाने वालों का आगे क्या हश्र होता है। लेकिन इस बीच में और भी संपत्तियों की नीलामियां हुई और भी लोग आए। आचार्य चक्रपाणी आए, उन्होंने बीच में एक दाऊद गिरोह से जुड़ी हुई कार नीलाम हुई थी, एक पुरानी खटारा कार, उसको खरीद कर उन्होंने जला दिया था और कहा था कि ये एक संदेश है देशद्रोही को, देश के भगोड़े को। और भी उसके कुछ खेत नीलाम हुए थे, वो भी दिल्ली के ही एक वकील हैं भूपेंद्र भारद्वाज, उन्होंने खरीद लिया था। एक बाग नीलाम हुई थी आम की, उसको उन्होंने पिछली नीलामी में 2020 में खरीदा था। तो और भी छोटी मोटी संपत्तियों की नीलामियां हो चुकी हैं और इस बार भी नीलामी हो रही है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस नीलामी में कौन कौन शामिल होता है और कितनी संपत्तियां दाऊद की बिकती हैं। तो ये कहानी आपको दोस्तों कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस जैसे तमाम किस्सों को सुनने के लिए जुड़े रहे मेरे इस चैनल जितेंद्र दीक्षित क्रॉनिकल्स के साथ में। जय हिंद।